हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन चल रहा है और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, जब बॉडी रेस्ट में हो और उस पर कोई अप्लाइड फोर्स लग रहा हो तो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई बॉडी मोशन में हो और उस टाइम पे जो भी उस पर फ्रिक्शन लगता है उसे हम काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और तीसरा फ्रिक्शन कब बताया था कि जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही हो तो उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और साथ ही साथ आपको मैंने फीचर्स लिखाए थे स्टैटिक फ्रिक्शन के और काइनेटिक फ्रिक्शन के, और उसी फीचर में मैंने आपको ये बताया था फीचर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में कि जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। इट मीन्स कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब आता है यहाँ पे ग्राफ जो कि यहाँ पे ये प्रूव करता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंडिकेट करा रखा है अप्लाइड फोर्स को एंड वाई एक्सिस में इंडिकेट करा रखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों टाइप के फ्रिक्शन को शो करेगा, स्टैटिक को भी और काइनेटिक को भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ में ओ से लेकर ए तक ये बिल्कुल लीनियर ग्राफ निकल के आ रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा उतना ही अमाउंट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको बताया था ना कि अगर अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है तो उसी के ही अपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उस पर एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में जो कि -1 होता है। अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है अप्लाइड फोर्स तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी -5 न्यूटन अप्लाइड होगा, जिसकी वजह से टोटल फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 निकल के आएगा और बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो ऐसे टाइप के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको दिख रहा होगा ओ से लेकर ए तक सबसे ज़्यादा ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन सा है, ओ से लेकर ए तक किस फ्रिक्शन को बता रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन को बता रहा है, साथ ही साथ जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की एट ए पॉइंट पे है, जो कि इस पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा ना वाई एक्सिस में है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम इतने से लेकर इतने रीजन की बात करें, इसको नाम दे देते हैं एल से लेकर एम तक, एल से लेकर ए तक की बात करें तो ये जो ए एल है वो किस पर्टिकुलर फोर्स को बता रहा है, ये बता रहा है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को। ठीक है, ए एल। नेक्स्ट आता है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये ग्राफ अब थोड़ा डाउन जाके फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये डाउन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो ए पॉइंट के हिसाब से क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डैश बिल्कुल यहाँ पे कैसा जा रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ जा रहा है। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल कांस्टेंट लगेगा और हमारा अप्लाइड फोर्स चाहे हम कितना भी आगे बढ़ा दे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल कांस्टेंट लगेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे लीनियर ग्राफ नहीं निकल के आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं निकल के आ रहा। तो आपको पता है कि जैसे ही लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू खत्म हो जाती है उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसके बाद बॉडी मूव करने लग जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन देखूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं और इसको एम। तो बी एम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को बता रहा है। तो आपको दिख रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन इतना निकल के आ रहा है और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आ रहा है। कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, इतना ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो इस ग्राफ से हम इजीली देख सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये आपको समझना है कि जब भी हम यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें यही लॉज को वहाँ पे फॉलो करवाना है। तो सबसे पहला जो इसमें लॉ है वो ये बोलता है कि जो भी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो भी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ दी सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। जो दो बॉडीज़ के बीच की सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसका नेचर कैसा होगा। तो आपको पता है जितनी ज़्यादा रफ सरफेस उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, मतलब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और जितना कम वहाँ पे रफ सरफेस, मतलब जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतना ही कम वहाँ पे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। सेकंड है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ऑलवेज कैसे एक्ट होगा,
पैरेलल टू दी सरफेस। पैरेलल टू दी सरफेस, जैसे कि ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस डायरेक्शन में, मैंने लिखा हुआ भी है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस बॉडी की सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ही अलोंग ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ही अलोंग लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स जो एक्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इट मीन्स कि जो भी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ऑलवेज पैरेलल लगेगा सरफेस के, ठीक है, लेकिन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा, ये आपको पता ही है। थर्ड वाला ये आपने पढ़ा था कि जो भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स होता है, जो किसी भी बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड डायरेक्शन पे लगता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का अगर हम यहाँ पे साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉफिशिएंट लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस आर। किन्हीं किन्हीं बुक्स में कहीं पे क्या लिखा हुआ है, एस और मैक्स नहीं लगा रखा है सफिक्स में, डायरेक्ट लिखा हुआ है एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। तो यहाँ पे एफ आपको याद रखना है जब भी हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो ये अप्लाइड फोर्स को नहीं बल्कि कौन से फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको डिफरेंस रखना है तीनों फ्रिक्शंस में जो यहाँ पे अभी तक मैंने डिस्कस करे हैं। रोलिंग को हटा दीजिए, तीन कौन कौन से, स्टैटिक, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और तीसरा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तीनों में आपको डिफरेंस रखना है। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर जब बोला जाएगा तो एफ यहाँ पे कौन सा एफ है, ये है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन भी लिखा है तभी भी गलत है, पूरा लिखना है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू यहाँ पे कौन सा कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आप को याद रखना है, ठीक है। फोर्थ वन यहाँ पे आता है, नेक्स्ट यहाँ पे जो लॉ है फोर्थ वन, ये बताता है कि जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता है शेप और एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। दोनों में फ़र्क रखना, कौन सा, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट और इसमें बोल रखा एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। नेचर में तो ये बता रहा है वो कि वो उसकी रफनेस में और स्मूथनेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि शेप और एरिया, शेप या एरिया किस तरीके का है उस पर्टिकुलर, मतलब कितना एरिया उसका टच कर रहा है नीचे उस सरफेस के साथ। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे उसका शेप कैसा भी हो, चाहे उस सरफेस का एरिया कैसा भी हो, कॉन्टेक्ट सरफेस का एरिया कैसा भी हो, ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो बॉडीज़ दी है, एक ए बॉडी और दूसरी है बी बॉडी, ठीक है। इस पर मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इस पे एक लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि ये दो बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ पे एक साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, अप्लाइड फोर्स। तो इन दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जब हम निकालेंगे तो इसका आर है, उसका आर है, टोटल कितना होगा, 2r होगा, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसमें इन दोनों ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख दूँ, मतलब ए ब्लॉक को इसके ऊपर रख दूँ, तो तभी भी इनका नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा। एक का आर है, दूसरे का आर है, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना निकल के आएगा, 2r। तो इट मीन्स दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या निकल के आ रहे हैं, इक्वल निकल के आ रहे हैं। और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे ही। तो जब दोनों में ही उनके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेंज नहीं हो रहे तो इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या लगेगा, दोनों केस में सेम लगेगा। तो इट मीन्स कि अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा था, यहाँ पे कम है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे चाहे कैसा भी एरिया ऑफ कांटेक्ट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम निकल के आ रही है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो भी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, शेप और एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी, जब यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला गया है तो इट मीन्स आपको पता है फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो उसके लिए देख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक ब्लॉक, ठीक है, जिसको मैंने एक सरफेस के ऊपर प्लेस किया है और इस पर मैं फोर्स कर रही हूँ अप्लाई इधर डायरेक्शन में। आपको दिख रहा होगा किस डायरेक्शन में इस पर मैं अप्लाइड फोर्स लगा रही हूँ। अब अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आपको पता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे कभी भी फ्रिक्शन मत ड्रॉ करिएगा, फ्रिक्शन ऑलवेज सरफेस ऑफ कांटेक्ट और उसके पैरेलल ही क्या होता है, ड्रॉ होता है इस तरीके से। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। साथ ही साथ आपको पता है
किस ब्लॉक का एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो कि बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली बनेगा, जिसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ आर से। आर इज़ इट्स नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो फोर्स है, एक आर और एक एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। दोनों का एक रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगी मैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको पता है ना, इसका रिजल्टेंट बीचों बीच डायगनली ड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ डॉटेड लाइन से। जब इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया जाएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये एक बन रहा है पैरेललोग्राम, जिसमें इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ठीक है, ओ ए बी सी एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है, जिसमें ओ बी रिजल्टेंट है किसका, एफ और आर का। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका, ऑफ एफ एंड आर का। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में बनता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा से इंडिकेट कराते हैं और ये बनता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, साथ ही साथ किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। दोबारा बता देती हूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके और किसके बीच में बनता है, नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा किसके बीच में, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा अल्फ़ा। तो अब जरा इसी ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ सी बी, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ना एक ओ सी बी, इसमें लगा दीजिए टेन अल्फ़ा। जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं ना किसी चीज़ की, तो या फिर स्लोप निकालते हैं तो टेन अल्फ़ा ही लगाते हैं। टेन अल्फ़ा आपको पता है परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा के जस्ट अपोजिट वाली साइड उसकी परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम लिख रहे हैं सी बी, और बेस होगा यहाँ पे ओ सी। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे ये ओ ए था, ये एफ था। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, एफ होगी, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होगी। ठीक है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे पता है कि ये आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये है नॉर्मल रिएक्शन आर। तो सी बी कितना हो गया यहाँ पे एफ, और ओ सी कितना हो गया यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन आर, टेन अल्फ़ा। और आपको पता है कि ये एफ अपॉन आर किसकी वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू। तो इट मीन्स कि जो भी हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको ये पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी, छोटी सी डेरिवेशन है। नेक्स्ट इसमें आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, अभी तक तो आपने देखा कि जो मैंने ब्लॉक रखा था वो बिल्कुल कैसे में रखा था, सरफेस के ही पैरेलल रखा था, सरफेस जो कि ग्राउंड के ही पैरेलल था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंक्लाइंड प्लेन की, तो इंक्लाइंड प्लेन में आपको पता है जो वहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस होती है वो ग्राउंड के साथ कितना एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, थीटा। तो इसी थीटा एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे हमने बॉडी प्लेस कर रखी है, जो जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जो कि स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करने ही वाली है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात करें, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के ही ओवरकम होने के जस्ट बाद वहाँ पे वो बॉडी क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज क्या हो, इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है। अब यहाँ पे हमें इस पे देखना है कि कितने नंबर ऑफ फोर्सेस इसमें एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है ऑलवेज जो mg होता है, इसका जो वेट है ग्रेविटेशन फोर्स, वो ग्राउंड के परपेंडिकुलरली लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्राउंड आपको ये दिख ही रहा है, ग्राउंड क्या है ये, ठीक है, ये तो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइन हो रखा है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम ग्रेविटी बोलते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है और डाउनवर्ड लगती है। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे ये है ना, देखिए ये परपेंडिकुलर बैठ रहा है पूरा इस तरीके से, तो मैं इसको इतना यहाँ पे लॉन्ग नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इतना बना रही हूँ इसका वेक्टर। ये हो गया mg इज़ दी वेट ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और कैसे होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी के, ना कि ग्राउंड के, बल्कि उस बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसको मैं आर से इंडिकेट करा रही हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर एम जी को बैलेंस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहा, मतलब ये दोनों एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ एक इनके बीच में भी क्या है, इंक्लाइनेशन है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। आपने सुना था, इस एम जी को मैं 2 पार्ट में रिजोल्यूट कर रही हूँ, ठीक है, एक किस में, वर्टिकल में, और एक किस में, हॉरिजॉन्टल में। इस तरीके से, सॉरी स्ट्रेट बनाना था, इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए ये थीटा है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें, अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस का थीटा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दिख रहा है ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, देखिए 90 माइनस थीटा है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना होगा, थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट, आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, चाहे तो आप याद कर लें या तो आप मैथमेटिक्स भी करके देख सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से आती है, कि ये एंगल क्या निकल के आएगा, थीटा। थीटा मतलब वही एंगल ऑफ रिपोज, ये थीटा है तो ये भी थीटा निकल के आएगा, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके साथ थीटा होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि हम एम जी को रिजोल्यूट कर रहे हैं ना, तो ये होगा एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा। दूसरी चीज़, जब हम बात कर रहे हैं इस ब्लॉक की, तो ये ब्लॉक कहाँ की तरफ हम इसे धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, अप्लाइड फोर्स इधर की डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स कि इस पे अप्लाइड फोर्स इधर की डायरेक्शन में, लिख देते हैं अप्लाइड फोर्स किधर की डायरेक्शन में, इधर की तरफ है। तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन अलॉन्ग दी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, जो कि इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ, उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जब हम जिस वेक्टर को रिजोल्यूट कर देते हैं, तब हम उसके कंपोनेंट्स को ही देखते हैं। तो इट मीन्स जो आर है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को, मतलब वेट के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। मतलब वेट का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि F इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन थीटा को, एम जी साइन थीटा को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को। जो इक्वेशन 1 और 2 है, इन दोनों को डिवाइड करा दो, तो डिवाइड कराएंगे तो एफ बाई आर इज इक्वल्स टू एम जी से एम जी कट क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों को हमने डिवाइड करा दिया है। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और एक और चीज़ आपको पता है व्हाट, कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, एफ बाई आर की ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एफ बाई आर की जगह म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो टेंजेंट होता है किसका, एंगल ऑफ रिपोज का। इसी से एक और रिलेशन निकालते हैं। इससे पहले अभी हमने एक और चीज़ प्रूव करी थी कि म्यू किसका टेंजेंट होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी टेंजेंट होता है। तो म्यू की जगह मैं टेन अल्फा भी लिख सकती हूँ, टेन अल्फा, और यहाँ पे टेन थीटा एज इट इज़। अब देखिए इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, दोनों तरफ 10 है, तो इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, थीटा। तो इट मीन्स कि जब हम किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखते हैं, तो जो उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल निकल के आता है, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल निकल के आता है। तो ये डेरिवेशन भी आपसे पूछ ली जा सकती है, दैट टू प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। या फिर आपको बोल दिया जाता है कि यहाँ पे डेवलप द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है।